अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज से मैं हूं आपकी मेज़बान उज़मा नौमान। हबीब अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, पंजाब की सियासी सूरत हाल बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। गुज़श्ता शब 9:35 पर गवर्नर बलीगुर रहमान ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही को एडवाइस जारी की कि वो कल ऐवान से एतमाद का वोट लें, और इसके महज 16 मिनट के बाद एक और बड़ी पेशरफ्त हुई जब अपोजिशन अरकान ने 9:51 पर वज़ीर आला, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ असम्बली सेक्रेटेरिएट में अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी। आज की बड़ी खबर यह है कि लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखने वाले उन 18 अरकान को न सिर्फ असम्बली के इजलास में शरीक होने की इजाज़त दे दी है, बल्कि वो अपना वोट भी कास्ट कर सकेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि PDM के 3 बड़े एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं कि पंजाब असम्बली ना टूटे। इस हवाले से गुज़श्ता चंद रोज़ खासे हंगामा खेज रहे। लाहौर में बड़ी सियासी बैठकें हुई। कभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन से मिले, तो कभी उनकी मुलाकात आसिफ अली जरदारी से हुई। आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की अब तक 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, और दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम लीग काफ के जिस धड़े के साथ चौधरी शुजात हुसैन खड़े हैं, पंजाब असम्बली में उनके साथ खड़े होने वाला एक भी रुकन नहीं है। काफ लीग के तमाम 10 के 10 अरकान की हिमायत वज़ीर आला परवेज़ इलाही को हासिल है, और परवेज़ इलाही की हिमायत इमरान खान के साथ है, जिन्होंने जुमे को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर रखा है। इस हवाले से PTI क़यादत को आज लीगल टीम ने ब्रीफ भी किया। तहरीक इंसाफ के मुताबिक वफाकी हुकूमत चूँकि अवामी उमंगों की तर्जुमान नहीं, इसीलिए मुल्क में आम इंतखाबात करवाए जाएँ। वफाकी हुकूमत को ये मंजूर नहीं, अलबत्ता वो इस मौक़िफ़ से भी पीछे हटती दिखाई दे रही है, जिसमें वो असम्बलियों के तहलील पर दोनों सूबों में इलेक्शन कराने का इरादा रखती थी। PDM जो एक तरफ परवेज़ इलाही को अपना वज़ीर आला बनाने के लिए उन पर एतमाद करने का सोच रही थी, यकलख्त उसमें बदएतमादी पैदा हुई और तहरीक अदम एतमाद ले आई। अब वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर आला हाउस को सील करने की भी बात कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह क्या कहते हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। जो स्टांस है ये गलत है, रूल्स और आइन के ख़िलाफ़ है। गवर्नर जो है वो इजलास बुला सकता है, और अगर कल 4 बजे इजलास न हुआ और चीफ मिनिस्टर ने इत्मीनान का वोट ना लिया, तो ही विल सीज टू बी इन द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो नाज़रीन, राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू आपने सुनी। फवाद चौधरी साहब भी बड़े पुरएतमाद हैं, और उनका ये कहना है कि तहरीक इंसाफ हर तरह की सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार है। फवाद चौधरी साहब ने क्या गुफ्तगू की, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। इंशाल्लाह ये जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इसका मुकाबला मिलकर किया जाएगा। पार्लिमानी पार्टीज चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ऊपर अपने एतमाद का इजहार करेंगे। स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो किस मामले को पहले लेते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं। असल मसला ये है कि ये हुकूमत जो है, इसने सिर्फ इलेक्शनों से फरार का एक रवैया इख्तियार किया हुआ है। तो इस वक्त जो कम्प्लेक्स सिचुएशन है, उसमें सवाल ये है कि पंजाब असम्बली जो पहले ही इन सेशन है, वहाँ इजलास पर इजलास बुलाने की क्या आईनी और कानूनी हैसियत है? असम्बली में किसके पास कितने नंबर्स हैं? स्पीकर सिप्तैन खान का इस तमाम तर सूरत हाल में किरदार कितना अहम होगा? वज़ीर आला के मुमकिना इस्तीफे और गवर्नर राज का कितना इम्कान है? क्या पंजाब में 90 की दहाई की तरह फिर से आईनी बहरान पैदा हो रहा है, और क्या इससे निकलने के लिए एक बार फिर से अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा? इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि आज दिन भर ज़मान पार्क में क्या होता रहा। वहाँ मौजूद हैं सोना TV के नुमाइंदे इमरान भट्टी। इमरान, बताइएगा क्या मुलाकात हुई, क्या मुशावरत हुई तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की? आज जो ज़मान पार्क में मुशावरती इजलास था, क्या तय पाया? कुछ खबरें सामने आ सकी? जी बिल्कुल, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम थी उनसे, और स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तैन खान, डिप्टी स्पीकर वासिक क़यूम, वज़ीर पार्लिमानी अमूर राजा बिशारत, और अपने जो मरकज़ी रहनुमा शाह महमूद कैशी, फवाद चौधरी और फ़र्रुख हबीब, इनसे मुशावरत की। साथ ही इस मुशावरती इजलास में एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस भी शरीक थे। तो उसमें ये ब्रीफिंग दी गई स्पीकर की जानिब से कि आया पहला ये कि गवर्नर पंजाब वो दौरान इजलास, जो कि एक इजलास पहले पंजाब असम्बली का चल रहा हो, तो वहाँ पे एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते।
دوسرا اسی طرح یہ بریفنگ دی گئی کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ بھی اس طرح پیش نہیں کی جا سکتی. احمد اویس نے بھی اس کے اوپر قانونی پہلوؤں پر جو بریفنگ دی ہے چیئرمین تحریک انصاف کو اور پاکستان تحریک انصاف کے جو دیگر قیادت تھی اس کو. اور مشاورتی اجلاس میں ذرائع کے مطابق جو عدم اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا گیا ہے گورنر کی جانب سے. اس میں یہ ایک آپشن جو بریفنگ میں سامنے رکھی گئی کہ اگر جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں وہ اپنی رولنگ دے دیتے ہیں گورنر کے اقدام کے خلاف، اعتماد کے ووٹ کے خلاف، تو ان کا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کا وہ غیر مؤثر ہو جائے گا، وہ اقدام ختم ہو جائے گا. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ابھی تک کی جو آئینی اور قانونی پہلوؤں پر جو ڈسکشن ہوئی ہے، اگر وہ اعتماد کا ووٹ ختم ہو جاتا ہے، اسپیکر رولنگ دے دیتے ہیں تو کہ اس اجلاس کے دوران اعتماد کا ووٹ لینے کا نہیں کہا جا سکتا. تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے دوسری آپشن بھی استعمال کی کہ اگر آئینی طور پر یا قانونی طور پر اگر عدالت میں جایا جاتا ہے یا پاکستان تحریک انصاف اس اجلاس میں ہی جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کو لینا چاہے ایوان میں، تو اس کے اوپر بھی اپنی جو پارلیمانی پارٹیز کے رہنما ہیں ان کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے اندر کہیں بھی نہ جائیں، شہر سے باہر نہ نکلیں، کیونکہ کل پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کی جو پارلیمانی پارٹی ہے ان کا اجلاس بلایا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اب یہ حکمت عملی ہے کہ اگر ان کو ایوان میں یہ دونوں چیزیں دونوں میں سے لینی پڑتی ہے. اچھا عمران ہمیں یہ بھی بتائے گا، مونس الہی بھی موجود تھے ملاقات میں، مونس الہی نے کوئی گفتگو کی باہر نکل کر میڈیا کے نمائندوں سے؟ جی بالکل نہیں. مونس الہی جب سے اس زمان پارک میں آ رہے ہیں تو وہ تو میڈیا کا سامنا نہیں کر پاتے. میڈیا کے جو سوالات ہیں، بہت سارے سوالات ہم لوگ لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ مونس الہی سے موقع ملے تو سوال کر سکیں. آج بھی وہ آئے ہیں اور تقریباً 45 منٹ کے قریب وہ ملاقات ہوئی ہے. ان کی ایک مشاورتی جو اجلاس تھا پاکستان تحریک انصاف کا جس میں لیگل ٹیم بھی تھی اس میں بھی وہ شریک ہوئے، اور پھر چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے انہوں نے ملاقات بھی کی ہے. اور اس ملاقات کے بعد جو کاف لیگ کی جانب سے اور تحریک انصاف کی جانب سے آئندہ کا جو سیاسی مستقبل تھا، آئندہ کا جو لاہ عمل تھا اس پر مشاورت ہوئی. رضوان ایک بات یہ بھی چل رہی ہے کہ شاید چودھری پرویز الہی بھی چکر لگائیں زمان پارک کا. جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی ہدایت کے اوپر شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک اور فواد چودھری یہاں سے زمان پارک سے ظہور لائی ان کی رہائش گاہ پر روانہ ہوئے ہیں. وہاں پر پاکستان تحریک انصاف اور کاف لیگ کے آئندہ کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے پہلا جو باقاعدہ اجلاس ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور جس میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے اور تحریک انصاف کے جو سیاسی مستقبل اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر مشاورت و معاملہ طے پائیں گے. کیونکہ کل کا روز کافی اہم ہے. کل کا روز واقعی بہت اہم ہے. سب کی نظریں اب کل کے اجلاس پر ہیں. دیکھتے ہیں اجلاس ہوتا ہے یا نہیں. بہت شکریہ عمران، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حبیب صاحب، سر کا کردار اب بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا. جیسے عمران اب بتا رہے تھے کہ قانونی ٹیم نے یہ بریفنگ دی ہے کہ اسپیکر کی اگر رولنگ آ جاتی ہے تو پھر وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے اجلاس نہیں ہوگا، کیونکہ اجلاس آلریڈی چل رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ معاملے کو عدالتوں میں نہیں جانا چاہیے. اسمبلی کے معاملے جب عدالتوں میں جاتے ہیں، اور جیسا ہم نے دیکھا کہ مرکز میں جب تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تو الٹیمیٹلی عدالتوں کو بھی یہ رولنگ دینا پڑی. ظاہر ہے عدالتوں کو یہ فیصلے دینا پڑے کہ بھائی تحریک عدم اعتماد بہرحال اس کی ایک سینکٹیٹی ہے، دستور میں لکھا ہوا کام ہے، تو لہٰذا اس کو اسی طریقے سے نمٹا جائے جس طریقے سے اس دستور میں لکھا ہوا ہے. اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو تحریک عدم اعتماد کی حد تک بالکل وہ تشریحات عدالت میں کی گئی ہیں جو لفظی نوعیت کی ہیں اور بالکل عمومی معنی لیے گئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی معنی نکال کے کچھ نئی پخ لگا دی جائے. تو لہٰذا تحریک عدم اعتماد ہو یا گورنر کی طرف سے اعتماد کا ووٹ طلب کرنا ہو، یہ دونوں صورتیں ایسی ہیں کہ جس کے راستے میں آپ زیادہ دیر تک رکاوٹ نہیں ڈال سکتے. مطلب آپ اس میں یہ تو کہہ سکتے ہیں اچھا جی اس سیشن میں نہیں، اگلے سیشن میں، جیسے ہم نے مرکز میں بھی دیکھا تھا، آپ تھوڑا بہت آگے پیچھے تو کر سکتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو تحریک عدم اعتماد ایوان کے سامنے لانا پڑتی ہے یا گورنر کے کہنے پہ اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے. رانا صاحب تو دھمکی دے رہے ہیں وزیر اعلیٰ ہاؤس ہی سیل کر دیں گے. نہیں دیکھیے، رانا صاحب جو ہے وہ تو پھر کچھ بھی کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ جب پالیٹکس ہوتی ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں پوسچرنگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں ہوتی کہ اس میں کچھ کرنا بھی ہوتا ہے. اب رانا صاحب اگر کہہ رہے ہیں کہ جی میں انہوں نے جو لفظ کا ہی سیز ٹو بی دی چیف منسٹر، ظاہر ہے یہ قانونی لینگویج میں انہوں نے بات کی ہے، تو اب اگر وہ کیسے سیز ہوں گے یہ ایک الگ معاملہ ہے. رانا صاحب کے کہنے پہ یقینی طور پہ نہیں ہوں گے، کیونکہ رانا صاحب کے اگر کہنے پہ ہوتے تو بہت پہلے سیز ہو چکے ہوتے ٹو بی دا چیف منسٹر آف پنجاب. اب صورتحال دیکھیے ہمارے سامنے اس وقت ایک ہے، وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف
और PMLQ इकट्ठे हैं या नहीं। अच्छा, ये है वो सवाल। इससे मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है कि चौधरी साहब खान साहब की सियासत के लिए अपनी सियासत दांव पर क्यों लगाएंगे? चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में एक शेर मुझे याद आता है, वो मीर इंशा उल्लाह खान इंशा का, कि तोड़ी जो उसने मुझसे तो जोड़ी रकीब से, तोड़ी जो उसने मुझसे तो जोड़ी रकीब से, इंशा मेरे यार की जोड़ तोड़ देख। अच्छा। बात यह है कि चौधरी साहब जब भी किसी मतलब चौधरी साहब के बारे में यकीन से कहना बहुत ही मुश्किल है, कुछ भी। अनप्रेडिक्टेबल है। जी, आप देख लीजिए माजी में भी ऐसा हुआ ना कि माजी में उन्होंने दुआए खैर तो की PDM के साथ, और अंजाम में उन्होंने वो तो अपने बेटे की वजह से मजबूर हो गए अंजाम में ना, उन्होंने औलाद ज्वाइन के की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो लिहाजा ये मामला जो है चौधरी साहब के बारे में कुछ भी हतमी तौर पे, शायद किस सियासतदानों की ये किस्म ऐसी है चौधरी साहब जिससे ताल्लुक रखते हैं कि इनके बारे में कोई भी आप प्रेडिक्टेबल ये नहीं होते। तो लिहाजा अब एक सवाल इनके बारे में सिर्फ ये है कि क्या चौधरी साहब और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं या नहीं। अब ये इस सवाल का जवाब आपको चाहिए। अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए तो ये गुत्थी सुलझ जाती है। मेरी मालूमात के मुताबिक चौधरी साहब कब तक सुलझेगी? जल्दी सुलझ जाएगी। चौधरी साहब के कुछ अहबाब जो हैं, जाहिर है उनके बारे में ये कहते हैं कि चौधरी साहब को शायद अपनी सियासत की जो मौजूदा शक्ल है उस पे भरोसा करना चाहिए और नकद का सौदा करना चाहिए, उधार का सौदा नहीं करना चाहिए। नकद का सौदा यह है कि अपनी वजारत आला को हर सूरत में कायम रखें और आइंदा साल अगस्त 2023 तक यानी इसको कायम रखें। तो यह है नकद का सौदा। और थोड़ा सा उधार का सौदा, या आप यूं कह लीजिए कि सरमायाकारी है, वो ये है कि आज इमरान खान की बात मान ली जाए और फिर इलेक्शन हो तो इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट हो, जैसे अभी रिजवान भट्टी साहब भी बता रहे थे। लेकिन बहरहाल वो सीट एडजस्टमेंट हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकाली जाएं, ली जाएं और फिर आगे लेकिन बढ़ा अभी जाए। साहब एक मसला यहाँ पर, काफ लीग के साथ जो सीट एडजस्टमेंट की बातें चल रही हैं उसमें कुछ खबरें ये हैं कि जहां काफ लीग सीटें मांग रही है उन सीटों पर तहरीक इंसाफ के अपने कैंडिडेट्स बड़े स्ट्रॉन्ग है। ये तो हमेशा फिर वहां होता है। से तो देखिए, एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ से नशिस्तें मांगना इस वक्त बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शेर के मुंह से निवाला छीनना। अभी पिछले दिनों डॉन ने एक बहुत ही अच्छा कार्टून छापा था। वो कार्टून ये था कि इमरान खान साहब के हाथ में टॉफी है और वो चौधरी परवेज इलाही साहब की खिदमत में पेश कर रहे हैं। बात यह है कि अगर आपको याद हो तो 2013 में जब इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त भी एक हम ख्याल ग्रुप वजूद में आया था PMLQ के अंदर। वो ऐसा ग्रुप था जिसका ख्याल था कि हमें चौधरीज को छोड़ के उनका वो पहले PMLQ पे प्रेशर डालते रहे कि हमें PMLN को ज्वाइन कर लेना चाहिए, और फिर उन्होंने हम ख्याल ग्रुप बन के उन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ से जा मिलते हैं। नवाज शरीफ से जब जा मिले तो इस तरह जा मिले कि उनके घर गए, हामिना से चट्टा साहब थे, हुमायूं अख्तर खान साहब थे, और भी लोग थे, जहांगीर खान तरीन साहब भी हल्के हल्के उस ग्रुप की सपोर्ट करते थे। तो खैर ये जब वहाँ पे गए तो उन्होंने कहा जी हम आपके साथ हैं, तो नशिस्तों का मामला जो है हमारे साथ तय कर लें। उन्होंने कहा जी अच्छा जी करते हैं। तो जब अच्छा जी हो गया, ये सब बड़े खुशी खुशी बाहर आए, और बाज़ लोग कहते हैं कि एक तहरीरी शक्ल भी बन गई थी कि हम ख्याल ग्रुप को इतनी नशिस्तें मिलेंगी। लेकिन जब वो टिकटों की तकसीम का मामला आया तो हम ख्याल ग्रुप को कुछ नहीं मिला था। तो लिहाजा जब इस वक्त इस मौके पे जिस मौके पे चौधरी परवेज इलाही साहब ये डील कर रहे हैं, ये डील मिचोर नहीं हो सकती। यानी ये बात मुझे उनकी सियासत की समझ नहीं आ रही कि एक ऐसे मौके पे जब उनकी वजारत आला दाव पे लगी है, उनकी सियासत भी दाव पे लगी हुई है, दोनों चीजें दाव पे लगी हुई, वजारत आला भी और सियासत भी दाव पे लगी हुई है, और वो बड़ी कमजोर पोजीशन में इस, या आप यूं कह लीजिए कि वक्ती तौर पे अगर किसी ताकतवर पोजीशन में हैं तो आप बाजू मरोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात में मना लें कि हमें 25 नशिस्तें दे दें, हमें 40 दे दें, हाँ हम अपने इंतखाबी निशान पे लड़ेंगे, आपका कोई बंदा सामने खड़ा नहीं होगा। इस तरह का मुआहिदा ज्यादा चलता है। तो अभी साहब फिर ऑप्शन क्या उनके पास इस कमजोर पोजीशन में? चौधरी परवेज इलाही साहब के पास ऑप्शन सिर्फ एक है। देखिए, चौधरी साहब के सामने ऑप्शन है, मंजूर वट्टू बनना है उन्होंने, आरिफ ने कई बनना है, या चौधरी परवेज इलाही बनना है। चौधरी परवेज इलाही साहब अपनी मुस्तकबिल की सियासत को इस सूरत में बचा सकते हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो भी मुआहिदा है उनका, और अपने उनके सीनियर पार्टनर है, तो उस सीनियर पार्टनर की बात माने। इस मौके पे
جب آپ سودے بازی کرتے ہیں تو میرا تجربہ یہ ہے کہ سیاست میں اس موقع پر کی گئی سودے بازی کبھی بھی کامیاب لیکن نہیں حبیب صاحب ہوتی. ہمارے یہاں پاکستان میں سیاست ہے ہی سودے بازی کا کھیل. سودے بازی کا کھیل یہ آپ کو اس وقت لگتا ہے جب الیکشن سے پہلے. الیکشن میں جب صورتحال آتی ہے تو پھر پارٹیوں کی پوزیشن واضح ہو جاتی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف اس وقت جس پوزیشن میں ہے کہ وہ یہ ہے کہ اگر گجرات میں ان کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ کھڑا ہو جائے پاکستان تحریک انصاف کا تو گجرات میں تو ایک سیٹ نہیں شاید نکال سکیں گے. ان کے لیے کجا کی ایک صوبائی اسمبلی کی سیٹ شاید نکالنا ممکن ہو لیکن ادروائز تو بہت مشکل ہو جائے گا. تو حبیب صاحب ابھی یہ جو اس وقت کمپلیکس سی ایک سچویشن ہے، زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں؟ اس میں ان کا کیا کردار ہے؟ زرداری صاحب وہ کر رہے ہیں جو انہیں وہ کام آتا ہے. ان کو جو کام آتا ہے وہ یہ ہے کہ جوڑ توڑ کرنا. جوڑ توڑ کرنا بھی نہیں بلکہ بندوں کو توڑنا کسی نہ کسی کمزوری کے لمحے میں، کبھی ان کو بانداز دیگر، کبھی نظر سے اور کبھی خبر سے اور کبھی زر سے، وہ بندوں کو توڑنے میں بڑی صلاحیت رکھتے ہیں. اب زر کا معاملہ تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے لیکن چلیے لوگ کہتے ہیں تو ٹھیک ہی کہتے ہوں گے. فقیر کو یہ بات ماننے میں بڑا تامل ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب، اب سوال یہ ہے کہ زرداری صاحب کن لوگوں پہ کام کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے نا، امپورٹنٹ کوسچن ہے. دیکھیے کن لوگوں پہ کام کر رہے ہیں. وہ چودھری پرویز الہی صاحب پہ کام نہیں کر رہے، ان تک پیغام رسانی ہو رہی ہے ختم ہو گئی لیکن ان پہ وہ کام نہیں کر رہے. وہ کام ایسی جگہ پہ کر رہے ہیں جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ شاید حیران ہو جائیں. وہ یہ ہے کہ کام وہ ان اراکین پہ کر رہے ہیں جو براہ راست منتخب نہیں. اچھا، وہ ہیں خواتین کی سب سے بڑی تعداد ہوتی ہے. خواتین اور منورٹیز وہ لوگ ہیں جو دراصل پارٹی کو کوٹے کے مطابق ملتے ہیں. اور جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین اراکین اسمبلی ہیں ان میں سے بعض کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ زرداری صاحب یا زرداری صاحب کے دوستوں کی طرف سے کہ اگلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو اسمبلی میں نہیں لانا. اچھا، تو تو لہٰذا اب آپ اسمبلی میں موجود ہیں تو اسمبلی میں موجود ہوتے ہوئے آپ دستور اور قانون کے تحت ہمارا ساتھ دیں اور آپ ڈسکوالیفائی بھی نہیں ہوں گے. اچھا، اب دستور اور قانون کے تحت ضمیر جگانے کا مطلب ساری دنیا کو پتہ ہے، ٹھیک ہے نا. اب وہ جب ضمیر جاگیں گے، ٹھیک ہے، میں غیر منتخب لوگوں کی بات کر رہا ہوں، پلیز اس کو کسی بھی صورت میں جینڈر ڈسکریمنیشن میں نہ لیا جائے. اچھا، لیکن چونکہ ان کی بڑی تعداد خواتین کی ہے اس لیے یہ بات کر رہا ہوں. ان خواتین پہ وہ کام کر. اچھا، اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر کیا خوف ہے؟ زرداری صاحب کی موو تو بڑی سٹل ہے نا. موو یہ ہے کہ ان خواتین کو اس بات سے ڈرایا جائے اور پھر ان کو کہا جائے کہ ہم آپ کی خوشی کا، آپ کی خوشیوں کا، آپ کے خوشیوں بھرے مستقبل کا بھی ہم اہتمام کریں گے. ذمہ لیتے ہیں، وہ ذمہ لیتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ کام انہوں نے کیا کرنا ہے. کام یہ کرنا ہے کہ جب گورنر صاحب کا اعتماد، گورنر صاحب کے کہنے پہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے پی ٹی آئی میدان میں آئے تو اسمبلی میں وہ خواتین نہ جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 186 اراکین جو ہیں وہ آپ کو نہیں پورے کر پائیں گے آپ. اب آپ ذرا اس کو دیکھیے ملا کے تھوڑی دیر پہلے جو تحریک نے بات کی کہ ہم نے ایگریسیولی فیصلہ کیا ہے کہ ہم عدم اعتماد، جیسے ابھی بات کر رہے تھے فواد چودھری صاحب، کہ ہم عدم اعتماد کی طرف جائیں، اس کو انٹرٹین کریں. اس میں کیا، اس میں یہ ہے کہ دستور میں یہ واضح لفظوں میں لکھ رکھا ہے کہ آپ کو اپنی پارٹی کی پالیسی کے مطابق ووٹ ڈالنا ہے. بالکل ٹھیک. گورنر کے حکم پہ یا گورنر کے طلب کرنے پہ، اعتماد کے ووٹ لینے پہ اگر کوئی خاتون نہیں جاتی تو اس کا نتیجہ پروبیبلی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگا. زرداری صاحب نے بڑے قانونی پیچیدگیوں کو مد نظر رکھا. اس قانونی پیچیدگی میں، یا آپ یوں کہیے کہ اس قانونی ابہام کے اندر اپنا کام شروع کیا ہے. اچھا، اب اس کا توڑ بھی پھر کہ اس کا توڑ کیا ہوگا؟ اس کا توڑ یہ ہے کہ اس وقت میں اگین آپ کو ابھی جو مونس الہی صاحب گئے ہیں ملاقات کر کے، ان کے ذمہ جو کام لگائے گئے ہیں ان میں سے ایک کام یہ ہے کہ اپنے سامان کی حفاظت کریں.
अच्छा, अपने सामान की हिफाजत जी। खुद करें। तो क्योंकि ऐसे मौके पे सामान चोरी हो जाता है। हबीब साहब, ये तो आपने बता दी ना कि जरदारी साहब क्या करें, ऑपोजिशन की असल में स्ट्रेटजी है क्या, इस पर हम हसन मुर्तजा साहब से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लेक्स हो चुकी है और इस सारी सूरत हाल में इस वक्त अहम सवाल ये है कि क्या कल पंजाब असम्बली का इजलास होगा जिसमें गवर्नर साहब की तरफ से एतमाद का वोट लेने का कहा गया है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। ऑपोजिशन क्या जोड़ तोड़ करेगी, ऑपोजिशन की क्या स्ट्रेटजी है, इसी हवाले से अब हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर बराए पंजाब असम्बली हसन मुर्तजा साहब। हसन मुर्तजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सर, ये बताइएगा कि क्या स्ट्रेटजी ऑपोजिशन इस वक्त अपना रही है, कल इजलास होगा, अगर नहीं होता तो क्या प्लान है आपका? देखें, ये पिछली दफा भी जब नो कॉन्फिडेंस था और आपने देखा कि माहौल किस किस्म का किया गया, लोगों को बाहर से जो नॉन मेंबर्स थे उनको हाउस में लाया गया और फिर वहां पे एक चढ़ाई की गई, डिप्टी स्पीकर साहब को जो है वो अदालती अहकामात पे अपना वो करने से रोका गया, उनको अपनी ड्यूटीज अंजाम न दी गई और बड़ा ही एक हल्ला गुल्ला और हंगामे की सूरत हाल थी, मार पीट हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफा जो है वो जिन बहुत सियाने होते हैं, इस दफा बिल्कुल वो आराम से स्मूथली ये सारा कुछ होने देंगे, वो नहीं करेंगे इस दफा कोई भी ऐसी हरकत जो लेकिन हसन, यहाँ पे सवाल उठता है कि एतमाद का वोट लेना और ना लेना तो एक अलग बात है, चलिए वो तो PMLQ ने और PTI ने करना है। आपको किस बात का एतमाद है कि वजीर आला के साथ ही उनका साथ छोड़ चुके? देखें, आप मेरा ख्याल में शायद ये समझ रहे हैं कि हम कोई किसी की वफादारी तब्दील करके या किसी चीज पे, ये पूरी जो हमारी पार्लिमान है, पूरी असेंबली जो है वो इस चीज पे तो मुत्तफिक है कि पार्लिमान को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए और हमारी एक कोशिश है, इसमें कोई ऐसा एतमाद भी नहीं है कि हमने कोई गैर आईनी काम किया है। हमारी ये कोशिश है कि जिस पार्लिमान की सुपरमेसी के लिए हमारी जमात ने, दीगर जमातों ने कुर्बानियां दी, हम उसको आज किस तरह छोड़ दें कि कोई भी एक शख्स जो है वो अपनी मनपसंद के जरिए उसकी मुद्दत में कमी कर दे, चूंकि उसको सूट नहीं करता इसलिए वो नया इलेक्शन करवा दे। हमारी तो सिर्फ ये उसमें है कोशिश। नहीं, लेकिन वो तो कॉन्स्टिट्यूशन की शिक है ना हसन मुर्तजा साहब। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिख रखा है कि जनाब वजीर आला जो है वो जब चाहे असेंबली तोड़ सकता है गवर्नर को एडवाइस करके। लेकिन यहाँ पर जब आपने ये ताखीर तो हो सकती है, आपने एतमाद का वोट देने का क्या यानी एतमाद के वोट की ज़रूरत आपने सामने ला खड़ी कर दी, उसका नतीजा हो सकता है डिले हो जाए। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि डिले के बाद, डिले आप कल का डाल लेंगे, परसों का डाल लेंगे, या आपको एतमाद का वोट वजीर आला ले लेंगे, या उसके बाद आपकी तरीके में एतमाद का जवाब भी आ जाएगा, देन इसका मतलब आप तो सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं ना। देखें, ये आप की हद तक आपका हक बनता है ये बात, आप जर्नलिस्ट हैं, आप सारी चीजों को देख रहे हैं। जिस तरह आपने कहा कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, वो वोट तो वो ले लेंगे और ये आइन की शिक है कि वो जब चाहे असेंबली डिसॉल्व कर सकते हैं। तो इसी चीज का मैं भी अर्ज कर रहा हूँ कि ये भी आइन की शिक है कि गवर्नर उन्हें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है कि हम कोई मावरा है आइन, उसमें उन्हें कहा है कि आप असेंबली तोड़ना चाहते हैं और मैं समझता हूं कि ये सारे हाउस की सेंस नहीं है, आप एतमाद का वोट लें। अगर वो एतमाद का वोट ले लेते हैं तो उन्हें मेरा नहीं ख्याल डिले करने की कोई जरूरत होगी, वो कल एतमाद का वोट ले और साथ ही असेंबली डिसॉल्व कर दें। ये बताइए कि क्या इसमें से आप एक किस चीज का है कि हम डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइएगा कि आप इस ऐवान से एक नई हुकूमत बरामद करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह आपने पहले किया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को साथ मिला के और कुछ PTI के लोगों को तोड़ के आपने एक अरेंजमेंट तो बनाया था। क्या अब हम फिर
समझें कि आप एक नए अरेंजमेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो हमारी सिर्फ और सिर्फ कोशिश है कि ये पार्लियामान बच जाए। उसके बाद जाहिर बात है लीडर ऑफ द हाउस ही चलाएगा ना, उसके लिए हुकूमत भी बनाना पड़ेगी। ये कैसे मुमकिन है कि असेंबली बच जाए और वो बगैर लीडर ऑफ द हाउस के चलेगी? वो लीडर ऑफ द हाउस तो बनेगा। लीडर ऑफ द हाउस के मैं जरा नंबर देखें, चले हम फर्ज कर लेते हैं ऐसी सूरत हाल जहां पे आप लोग कामयाब हो चुके हैं, तो नंबर्स अगर देखें 167 है पीएमएलएन के, आपके हैं 7, 174 ये हो गए, 5 इंडिपेंडेंट डालें 179 आप इस नंबर तक पहुंचते हैं। आपको पीएमएलक्यू की जरूरत पड़ेगी, तो पीएमएलक्यू के साथ क्या आपके कुछ रवाबित हैं? देखिए, हमारे 181 हैं जो हमारे हैं, ठीक है। और बाकी जो लोग होंगे, ये हम इंशाअल्लाह ताला जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे तो ये फिगर्स हम उस वक्त देंगे ना। अभी तक तो उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है, ठीक है। अभी तक तो वो अपने फिगर्स पूरे करें ना। हाँ। तो फिर जब हमारा मरहला शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला हम जरूर वो फिगर्स तो भी इसका देंगे। मतलब है कि राब्ते हो रहे हैं? नहीं तो राब्ते तो रोज होते हैं। राब्ते, आप जर्नलिस्ट हैं, आपके दूसरे जर्नलिस्ट के साथ राब्ते नहीं होते? हम पार्लियामेंटेरियन हैं, हर वक्त मिलते हैं, राब्ते भी रहते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में भी शरीक होते हैं। राब्ता रखना कौन सा बुरी बात लेकिन है? हसन मुर्तजा साहब, अगर इन राब्तों से वफादारियां तब्दील हों तो फिर तो ये अच्छी बात नहीं है ना? ये अच्छा बुरा फैसला जो है ये आपने करना है या आवाम ने करना है। जब बुरा होगा आपको पूरा हक है उस पर तज्जिया करने का और बुरा कहने। पीएमएलक्यू के साथ रवाबित, यानी वो पीएमएलक्यू का हिस्सा जो इस वक्त पंजाब असेंबली में मौजूद है और चौधरी परवेज इलाही उसकी क़यादत कर रहे हैं, उससे आपके रवाबित हैं हसन साहब? शरीफ साहब, हमारे सारों से रवाबित हैं, पीएमएलक्यू से हैं, पीटीआई से हैं, मिनॉरिटीज से हैं, सारों से हैं। आप क्यों रवाबित से क्यों परेशान हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूं, मैं ख्वाहिशात वाले ताल्लुकात हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम किसी की वफादारी बदलने जा रहे नहीं, हैं। वफादारी और नहीं, ये तो अरेंजमेंट है, ये तो सेटिंग बदलना है। पीएमएलक्यू अगर आपके साथ चली जाती है तो ये तो कोई वफादारी तो नहीं तब्दील होगी ना, ये तो एक नई अरेंजमेंट होगी ना। मैं सिर्फ आपसे जानना चाह रहा हूं कि आपने इतनी बड़ी मूव की है, अदम एतमाद का वोट लेने का कहा है आपके गवर्नर ने वजीर आला को, तो उसके बाद की सूरत पे भी तो यकीनन गौर किया होगा ना। फिर रात को जिस तरह असेंबली खुलती है और असेंबली के सेक्रेटरी आपकी तहरीक में एतमाद भी वसूल कर लेते हैं, ये क्या रीजन क्या है? इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो है ना, दाल में कुछ ऐसा रंग है जिसका हमें पता नहीं। देखें, ये सियासत मुमकिनात का खेल है और इसमें सारी चीजें जो है वो अगर रसूल के साथ की जाएं तो मुमकिनात को यकीनी बनाया जा सकता है। और आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो मुमकिनात के खिलाड़ी हैं। अच्छा। और वो बेहतर उसको खेल रहे हैं और कर रहे हैं। लेकिन जिस चीज की मैं आपको तसल्ली दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल सुकून से बैठें, ठंडे लंबे लंबे सांस लें, ठंडा पानी पिएं, कोई गैर आईनी या कोई वफादारी तब्दील नहीं होगी। जिस तरह पिछली असेंबली में आपने देखा कि कोई भी वहां पे वफादारी, बड़ी बड़ी बुलंद बांग दावे थे जी के एमपीएस खरीदे जा रहे हैं, एमपीएस ये हो रहे हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ था। इस दफा भी इंशाअल्लाह ताला कुछ नहीं होगा। चौधरी परवेज इलाही साहब आपके इत्तेहाद की सरबराही कर सकते हैं पंजाब में? चौधरी परवेज इलाही साहब भी सियासतदान हैं, उन्होंने भी अपने सियासी फैसले करने हैं, अपना फ्यूचर देख के उन्होंने अपने फैसले करने हैं, वो भी हो सकते हैं। मैंने कहा ना मुमकिनात हैं, ये सारी मुमकिनात में आती हैं। अच्छा, तो आपके ख्याल में ये कब तक ये मुमकिनात का ये जो मुअम्मा है ये हल हो ये जाएगा? इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन की बात है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। अच्छा हसन मुर्तजा साहब, हम दूसरी सूरत हाल भी देख लेते हैं। इन केस चौधरी परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट भी ले लेते हैं, तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है, देन व्हाट नेक्स्ट? क्या प्लान होगा फिर आप लोगों का? आपने कितना 1 मिनट में सारी सियासत चौपट करके रख दी है और कहा है कि आप बता दो तुम्हारा नेक्स्ट। देखे ना, जब सियासत मुमकिनात का खेल है तो दूसरी तरफ से भी तो मुमकिनात हो सकते हैं ना। मैं इसीलिए कह रहा हूँ भाई इतना तेज होने की जरूरत नहीं, इंशाअल्लाह ताला बेहतर फैसले होंगे। आप ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, आपकी विश हो सकती है, उस पर कोई मेरा वो नहीं है कि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आपकी ये ख्वाहिश को भी मद्देनजर रखेंगे।
وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جنات اس دفعہ سارا کام سکون سے کروا دیں گے، تو جنات سے آپ کے رابطے ہو چکے ہیں؟ وہ تو جنات تو عامر صاحب آپ کو پتہ ہے جہاں ہیں، جنات ہمارے پاس تو ہے ہی نہیں. حسن صاحب آپ مجھے بار بار عامر کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس صرف اشرف المخلوقات ہیں، جنات ہمارے پاس نہیں ہیں. اچھا چلیے. اچھا حسن مرتضیٰ صاحب، جتنے کانفیڈنٹ آپ ہیں اتنے ہی کانفیڈنٹ مخالف کیمپ کے لوگ بھی ہیں. فواد چودھری صاحب بڑے کانفیڈنٹلی یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کریں گے اور تحریک عدم اعتماد بھی ناکام ہوگی. اس کا مطلب ہے دوسری طرف سے بھی تیاری مکمل ہے. یہ اتنی جھڑکیاں انہیں بھی دی ہیں یا یہ صرف میرے لیے ہی ہیں؟ پتہ نہیں آپ کو جھڑکیاں کیوں لگ رہی ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں. تسلی ہے. میرا کانفیڈنس جو ہے وہ آپ کو پسند نہیں آ رہا. تو یہی تو پوچھ رہے ہیں، اس کانفیڈنس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے کانفیڈنس کی کیا وجہ تھی؟ وہ کوئی مطلب ہے کہ علیحدہ پیداوار یا مخلوق ہے، اس کے کانفیڈنس کا بڑا ہے آپ کو، اور میرے کانفیڈنس سے آپ کے کانفیڈنس کو سپورٹ آپ کے نمبرز نہیں کر رہے. نمبرز نہیں کر رہے. میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جب ان کے نمبر پورے ہو جائیں گے پھر اپنے بھی بتا دیں گے. ابھی تک تو ان کے پورے ہونے کا ٹائم ہے نا عامر صاحب. کیسے میں اچھا یہ بتائیے، سوری حبیب صاحب، اچھا یہ بتائیے کہ کل جو ہے، کل اگر یہ اجلاس نہیں ہوتا تو بھی میں آپ کے حوالے سے منسوب ایک بیان سن رہا تھا کہ آپ نے شاید ABCD پلان بھی رکھا ہوا ہے، تو وہ کیا ہے؟ کل والا اے والا ہو لینے دینا، پھر انشاءاللہ BCD بھی بڑا خفیہ رکھ رہے ہیں آپ حسن مرتضیٰ صاحب پلان کو. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کو بتا کر اس کا مطلب ہے کہ دوسروں کو بتائیں کہ یہ ہمارا پلان ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ بار بار یہ کہا جاتا رہا خان صاحب کی طرف سے بھی کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہ رہے. اسٹیبلشمنٹ نے کہہ دیا کہ اب ہم سیاسی صورتحال سے دور رہیں گے، ہم نیوٹرل ہیں. جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہے وہ براہ راست ہماری قومی سلامتی کے معاملات سے جڑی ہوئی ہے. آپ کو لگتا ہے اس صورتحال میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے گی اور جو ہمارا معاشی استحکام ہے وہ ہمارے سیاسی استحکام سے جڑا ہے؟ جو اس وقت بحرانی کیفیت ہے اس میں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے، نہ ہی سچویشن کوئی حل کی طرف جا رہی ہے. اصولاً تو انہیں غیر جانبدار رہنا چاہیے. باقی وہ اپنا ان کا کوئی سپوکس پرسن ہو تو اس سے ضرور آپ پوچھیں. اصولاً انہیں غیر جانبدار رہنا چاہیے. یہ جو ہے یہ نہایتی جو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے ان کا جانبدار ہونا، اور ہم نے وہ نقصان پچھلے 4 سال میں بھگتا ہے اور اس کے بڑے برے نتائج آئے ہیں. اگر وہ اب جانبدار ہوئے تو شاید یہ ملک اس کا متحمل نہ ہو سکے. لیکن اس کے لیے حسن مرتضیٰ صاحب بڑا ضروری ہے کہ پھر معاملات کو سیٹل کر لیا جائے. اس وقت جو سچویشن ہے اس میں تو لگ رہا ہے سارے بند گلی میں داخل ہو گئے ہیں، باہر کیسے نکلنا ہے کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. نہیں کوئی بند گلی میں نہیں گیا. کل تک انشاءاللہ تعالی ساری گلیاں دروازے دریچے کھل جائے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حسن مرتضیٰ صاحب، آپ پروگرام میں ہمارے ساتھ. ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اعجاز چودھری صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین. پنجاب کی سیاسی صورتحال اس وقت بڑی دلچسپ ہو چکی ہے. دونوں کیمپس میں اس وقت تیاریاں جاری ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ کل اگر اجلاس ہوتا ہے تو پھر صورتحال کیا ہوتی ہے. اسی پر اب ہم بات کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعجاز چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعجاز چودھری صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت دیا. کہیے گا کہ کیا تیاری ہے پاکستان تحریک انصاف کی کاف لیگ کے ساتھ جو معاملات ہیں کیا وہ سیٹل ہو گئے ہیں؟ اسمبلیاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں؟ ہماری حکمت عملی یہ ہے کہ ہم ان کی جو یہ تحریک عدم اعتماد ہے اس سے فیس کرنے کے لیے پوری تیار ہے اور ہمارے نمبرز پورے ہیں. کسی درجے میں بھی کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں. تو پھر کل کے اجلاس سے آپ گریز کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی میں ایک میٹنگ میں اٹھ کے آیا ہوں. وہ یہ ہے جی ہماری حکمت عملی ہے. ہم اپنی حکمت عملی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں. ایک نقشہ جنگ ہے جو ہمارے مخالفوں نے ہمارے لیے بنایا ہے. ایک نقشہ جنگ وہ ہے جو ہم نے اپنے لیے خود چوائس کیا ہے. ہم اس میدان میں ان کو گھسیٹ کرانا چاہتے ہیں. اور جو سوال کا ایک حصہ یہ تھا کہ کیا کیو لیگ کے ساتھ ہمارے معاملات ٹھیک ہیں، میں جس میٹنگ کا ذکر کر رہا ہوں اس میں بڑی کھلی گفتگو اس کے اوپر ہوئی ہے. ہمارے معاملات ان کے ساتھ بالکل درست ہیں. ہمارے تمام اراکین سے رابطہ ہے اور انشاءاللہ تعالی پہلے ہم فیس کریں گے تحریک عدم اعتماد اور اس کے بعد انشاءاللہ
असम्बलियां तहलील कर दें। लेकिन ये बताइए मुझे कि आपने अब तक अपनी, मेरी जो मालूमात है, आपने अब तक अपने पंजाब असम्बली के अरकान को कोई हदायत नहीं जारी की कि उन्होंने कब पहुंचना है, कब आना है, तो सूरत हाल काफ़ी नाजुक है। तो आप कल के इजलास से गुरेज करके अपने लिए कानूनी मुश्किल नहीं खड़ी कर रहे कि एक इजलास अगर मुनक्किद कर लिया जाए तो? जी, मैं आपसे अर्ज करता हूँ, पहली गुजारिश तो ये है कि गुज़िश्ता कल चेयरमैन की तरफ से ये हिदायत बाकायदा पंजाब असम्बली के अरकान को पहुंचा दी गई है कि वो लाहौर में आके रहना शुरू करें। चुनाचे ये बगैर किसी शक व शुबो के आप इस बात को जान लीजिए कि तमाम के तमाम अहबाब जो हैं वो लाहौर के अंदर मौजूद हैं और जो हिकमत अमली बनाएगी पार्टी उसके मुताबिक वो एक्ट करेंगे। ठीक है, अभी तक सिर्फ लाहौर में लाया गया है, इससे आगे बात नहीं की गई कि आपने किस तरीके से, यानी उनसे वोटिंग के बारे में कोई हदायत नहीं जारी की कि वोटिंग के बारे में जाहिर है जब अरकान मौजूद हों तो जी हम साथ साथ बहुत से कानूनी माहिरीन हैं उनसे राब्ते के अंदर हैं और जो आपको मालूम है कि जिस तरह की वो नई से नई सिचुएशन सामने आती है उसी के एतबार से हम उसको फेस करेंगे और अपना प्लान पहले से नहीं आउट करेंगे ताकि वो जाहिर है उसका कोई काउंटर सामने ले आए। हम इत्मीनान के साथ, क्योंकि जिसके नंबर्स पूरे हों उसे किसी खदशे का कोई सामना करना नहीं पड़ता। बात यह है चौधरी साहब कि तहरीक अदम एतमाद आपकी हुकूमत के खिलाफ जमा हो चुकी है। दस्तूर का तकाजा यह है कि 3 से 7 दिन के अंदर, 3 दिन बाद और 7 दिन से पहले इसके ऊपर वोटिंग होनी है। तो अब से 3 दिन का मतलब यह है कि आप जुमेरात को या जुमे को इस पर वोटिंग करवाएंगे? जी, मैं अर्ज करता हूँ ना जी, पहले तो ये आपके इल्म में है कि जब कोई चल रहा हो इजलास उसमें तहरीक अदम एतमाद लाई नहीं जा सकती। अच्छा। फिर ये प्रोरोगेटिव है स्पीकर का कि वो उसको किस तरह लेकर आता है और हम इसके ऊपर प्लान करेंगे कि हमें इसको कैसे लेकर आना है। अच्छा, हम ये समझे एजाज चौधरी साहब कि कल इजलास नहीं होगा जो गवर्नर साहब ने बुलाया है? जी, गवर्नर साहब तो इजलास बुला ही नहीं सकते। जब इजलास एक चालू है वो खत्म ही नहीं हुआ तो गवर्नर कैसे इजलास मुझे बताइए कि आइन के अंदर वो कौन सी ऐसी शिक है, यानी उन्होंने कुछ सियासी वाकयात का जिक्र करके एक हुक्मनामा जारी कर दिया है। ये तो मैंने नहीं कभी पाकिस्तान की तारीफ। लेकिन आर्टिकल 130 है, उसकी शिक 7 है जिसमें सिर्फ ये जिक्र है कि अगर गवर्नर सेटिस्फाइड है कि किसी चीफ मिनिस्टर को अरकान की अक्सरियत की हमायत हासिल नहीं रही तो वो एतमाद का वोट कॉल कर सकता है। उसमें सिर्फ ये जिक्र तो इसी आइन के अंदर इस चीज का तज़किरा है कि जब असेंबली चल रही हो, इजलास उसका जारी हो, तो ये तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती। नहीं, वो तो सिर्फ मनी बिल के लिए है। ये आप सभी चीजों पे तो उसका इतलाक ना करें। आमतौर पे जो दस्तूर की बात है मैं वहां तक करता हूँ। अगर मुझे ये बताइए कि अगर इजलास चल रहा हो तो एक नए इजलास बुलाने की क्या गुंजाइश पैदा हो सकती है? इसकी कोई नजीर है इससे पहले? नहीं, ये वैसे तो एतमाद और अदम एतमाद की भी नजीरें नहीं है पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे सामने पहली बार हो रही हैं। तो इसका मतलब ये कस्टोडियन ऑफ द हाउस स्पीकर है, वो जिस तरह चाहेगा वो उस तरह हाउस को चलाएगा। यानी हम एजाज चौधरी साहब हम ये समझें कि कल परवेज इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं ले रहे, कल इजलास नहीं हो रहा? कल इजलास नहीं हो रहा। ठीक, यही हम आपसे पूछना चाहते हैं। अच्छा, ये भी बता दें एजाज चौधरी साहब कि कल इजलास नहीं हो रहा, अदम एतमाद के हवाले से क्या सिचुएशन है, क्या तैयारी है? अगर अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो फिर क्या प्लान होगा आप लोगों का? हम तो बर्स्ट के लिए प्रिपेयर्ड हैं। हम ये समझते हैं कि ये सारा रिजीम चेंज का जो एजेंडा था उसी की कंटिन्यूशन है और ये जो आपने ताज़ा तरीन देख लिया है कमर बाजवा और हक्कानी फाइल्स जो आउट हुई हैं, तो उसके बाद तो साइफर की हकीकत भी खुल के सामने आ गई है और ये भी खुल के सामने आ गया है कि यहाँ पर हमारा जो सफीर था वो अमेरिकियों को ये कह रहा है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेकर रूस का दौरा किया गया और हमारा एक्स आर्मी चीफ ये कह रहा है कि नहीं, मुझसे बगैर ये हो गया। और हक्कानी की वो ट्वीट तो आपके जहन में होगी जिसमें उसने कहा कि जनाब कमर बाजवा तो अमेरिका के साथ बहुत सीधे हैं, असल में तो अमेरिका के मुखालिफ और दुश्मन जो है इमरान खान है। चनाचे मैं समझता हूँ कि इन तनाजुर में अगर आप इस सारी सूरत हाल को देखें, नंबर एक, और इस
यानी चीज को भी जाने कि मुल्क यानी अमलन इस कदर खराब मुआशी सूरत हाल में पाकिस्तान अपने 75 बरस में इससे नहीं पहुंचा। मेरा ख्याल है हबीब अकरम साहब ये इसकी तफसीर को जानते हैं, आप भी जानती हैं कि इस वक्त हम कैसे यानी अब कोई नहायत दर्जा दुश्मन होगा जो ये चाहेगा कि ये मुल्क कंटिन्यू करता रहे। IMF में इनको इन्होंने खत लिखा था और अपनी मजबूरियां बयान की थी इसाक डार साहब ने। उन्होंने कहा कि हाँ आप मजबूरियां तो आपकी बहुत हैं, लेकिन हम एक लम्हे का और एक पाई का रिलीफ आपको देने के लिए तैयार नहीं है। ये टैक्स लगाएं, GST लगाएं, फ्लां टैक्स लगाएं, ये कीमत बढ़ाएं। आपने ये सुन नहीं लिया कि जनाब यानी इंडस्ट्रीज के ऊपर 35 से 50 रुपए फी यूनिट इजाफा कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेरोजगारी का वो तूफान आ रहा है, सारी बड़ी इंडस्ट्री बंद होती है। एजाज चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हबीब साहब, एजाज चौधरी साहब भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, हसन मुर्तज़ा साहब भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, दोनों कैंप्स में तैयारियां इस वक्त मुकम्मल हैं। तो आपको क्या लग रहा है होना क्या है? एजाज चौधरी साहब ने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कल इजलास नहीं हो रहा। देखिए अब ये तो एक कानून की वो तशरीह है जो एजाज चौधरी साहब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रहे हैं, लेकिन अगर सादा लफ्जों में कॉन्स्टिट्यूशन की एक रीडिंग की जाए, सिंपल रीडिंग की जाए, तो जो दस्तूर का आर्टिकल 130 है उसकी शिक 7 है, ये बिल्कुल वाज़ेह है और सिर्फ ये कहती है कि गवर्नर हो तो उसको अपने सूबे के वजीर आला के बारे में सिर्फ ये इत्मीनान होना चाहिए कि इसके पास इस वक्त ऐवान की अक्सरियत मौजूद नहीं है। तो लिहाजा एक तो यह है कि गवर्नर एतमाद का वोट जो है वो लेने का किसी भी वक्त वजीर आला को कह सकता है। और उन्होंने जो वाकयात लिखे हैं, मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि वो उन वाकयात में कहीं ना कहीं सदाकत है और वो वाकयात पॉलिटिकल नेचर के। मिसाल के तौर पे जनरल बाजवा का मामला देख लीजिए। जनरल बाजवा के मामले पे सबसे बड़े इत्तेहादी इस हुकूमत, पंजाब हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो एक पोजीशन ले रही है और वजीर आला उससे अगले दिन बिल्कुल दूसरी डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन ले रहे हैं। तो लिहाजा ये एक सूरत हाल तो पैदा होती है। और दूसरी बात यह है कि वो जिस हुकूमती इत्तेहाद में चौधरी परवेज इलाही शामिल हों तो वो हमेशा शेकी ही रहता है, वो लरसता रहता है, उसके बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता कि चौधरी साहब क्या करेंगे। लेकिन हबीब साहब कल तक तो सब लोग यही कह रहे थे, जो खान साहब से भी मिले तो सब लोग यही कह रहे थे कि नहीं नहीं खान साहब बड़ा ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हैं और बड़े मुकम्मल एतमाद का इजहार कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब से कल जब मुलाकात हुई, मैं भी उस मुलाकात में शामिल था, तो उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प वाकया सुनाया। उन्होंने कहा कि मेरी वालदा मुझे बचपन में कहा करती थी कि तुम बड़े सादा हो, हर शख्स पे तुम एतमाद कर लेते हो। तो कहते जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरी माँ मुझे बार बार समझाती थी, तो मैं अपनी वालदा को कहता था कि देखिए मैं कामयाब भी तो होता चला जा रहा हूँ ना, दिलेर आदमी है जो ट्रस्ट करता है। तो कहते जब मैंने जनरल बाजवा पे ट्रस्ट किया और अंधा ट्रस्ट किया और उसके बाद जो कुछ मेरा हशर हुआ, अब मुझे लगता है कि मेरी वालदा बिल्कुल ठीक कहती है। तो अब मैं जरा लोगों पे ट्रस्ट ध्यान से करता हूँ। तो अब का मतलब यह है कि चौधरी परवेज इलाही साहब पे भी ट्रस्ट वो जरा ध्यान से ही करेंगे। लेकिन उनके बगैर फिर वो आगे कैसे चल सकते हैं ना, कुछ थोड़ा सा नंबर्स का भी तो मसला है। देखिए मसला सिर्फ इमरान खान का नहीं है, चौधरी परवेज इलाही साहब का भी मसला है। चौधरी परवेज इलाही साहब के सामने भी ये फैसला है कि क्या उन्होंने किसी तरीके से अपनी सियासत भी कायम रखनी है या नहीं रखनी। आप देख लीजिए कि माजी में क्या। लेकिन हबीब साहब यहाँ मेरा एक सवाल ये भी है कि चौधरी परवेज इलाही साहब खान साहब को कितना ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने दिल के फफोले फोड़े हैं कि मोरिस इलाही को ये साथ बिठाना पसंद नहीं करते थे और बाद में फिर वजीर बनाया इन्होंने, तो उन्होंने भी खान साहब से अपने इमरान खान तो चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में बड़ी तल्ख बातें कहा करते थे, डाकू तक कहा करते थे, लेकिन उसके बाद फिर चौधरी परवेज इलाही ने उनके साथ सुलह क्यों कर ली। तो देखिए ये पॉलिटिक्स में ये सब कुछ चलता रहता है, मुमकिनात का ये मुमकिनात का भी खेल है और मेरा ख्याल है कि बाज़ औक़ात भुला देने का भी खेल है कि अपनी तलखियों को नजरअंदाज कर दिया जाए। लेकिन इस वक्त जो चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, चौधरी परवेज इलाही साहब अंडर प्रेशर है दो तरह से। चौधरी परवेज इलाही साहब के कुछ दोस्त हैं जिनसे इन्होंने मुलाकात भी की और उन मुलाकातों में देखिए अब वो जहां पे भी आप कह दें दोस्तों से मुलाकातों की जगह तो फिर कहीं भी हो सकती है ना। तो अब इनके दोस्त जो हैं वो इन्हें कह रहे हैं कि आप इस असेंबली की हिफाजत करें, क्योंकि पाकिस्तान के लिए, ये मैं बिल्कुल अजीबो गरीब सी दलील सुनता हूँ कि पाकिस्तान के लिए इलेक्शन मौजू नहीं है। भाई दुनिया में कौन सा मुल्क है जिसके लिए इलेक्शन मौजू नहीं होते? इलेक्शन तो हर मुल्क के लिए मौजू होते हैं। तो लिहाजा एक तो यह है कि पाकिस्तान में उन्हें बताया जा रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए इलेक्शन का मौजू वक्त नहीं है। दूसरी बात यह है कि चौधरी साहब इस असेंबली को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है। अब ये है एक तरफ का प्रेशर।
दूसरी तरफ का प्रेशर ये है कि अगर वो असम्बली को बचाने के लिए पीडीएम से इत्तेहाद करते हैं या उनके हलीफ बन जाते हैं तो उसके बाद उनकी अगली सियासत क्या होगी? क्या वो आगे उन्हें पीएमएलएन के टिकट पर इलेक्शन लड़ना पड़ेगा या पीएमएलएन से वो इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ेंगे? तो फिर वो माजी में जो उन्होंने शहबाज शरीफ साहब से जो तलखियां पैदा की थी, क्या फिर वो तलखियां भी बुलानी पड़ेंगी? लेकिन इसमें आप जरदारी साहब के किरदार को नजरअंदाज कर रहे हैं। जरदारी साहब का वो मुमकिनात के खेल को एक ना मैं बिल्कुल एक बात मैं आपको अर्ज करूं, बहुत से लोग जरदारी साहब की सियासत को ओवररेट करते हैं। जरदारी साहब के सियासी जो हुसूल है, सियासी मकासद का हुसूल, वो तो बड़ा मशकूक है। उनके हाथ में जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई वो एक सूबे की भी नहीं, एक सूबे के भी एक हिस्से की पार्टी बन के रह गई। तो ये है उनकी पॉलिटिक्स। जरदारी साहब की पॉलिटिक्स अगर ये है, जरदारी साहब की पॉलिटिक्स पे सवाल उठा दिया। तो पॉलिटिक्स का मतलब ये है कि आप हुकूमतें हासिल करते हैं ना, तो वो तो मुसलसल हुकूमतें लूज करते चले जा रहे हैं। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल अल्लाह ने के बाद।